जी, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुलाई मंथ की हरियाणा करंट अफेयर को, तो कंप्लीट कर देंगे हम। इसमें 51 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इससे पहले हम पढ़कर आए थे 373 वाली वीडियो में 8 महीने की हरियाणा करंट अफेयर को, ठीक है। तो उसमें जुलाई वाले जो 51 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं 373 में मैंने उसमें ऐड कर दिए थे, हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन ये सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है जुलाई का, ठीक है। 51 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। 373 वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा। 8 महीने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें सभी के सभी वहां से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं गारंटी से कहता हूं। अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं तो मैं कहता हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन ही यहां से फंस जाएंगे आपके 373 वाली वीडियो से और पीडीएफ से। अगर आप इसका पीडीएफ बाय करना चाहते हो, मैं आपको पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो दिखा देता हूं। यहां पर ये मेरे पीडीएफ का फॉर्मेट है, आप इसको बाय कर सकते हो। इस तरह मैं अपना कंटेंट तैयार करता हूं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, विद पिक्चर्स, आप देख सकते हो। ये मेरा पीडीएफ का फॉर्मेट है, अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही बाय करना इसको, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन जानकारी दे देता हूं आपको कैसे बाय करनी है। 9468175075 ये मेरा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, आप तीनों में से कोई भी एक माध्यम से मुझे 70 रुपए पे कर सकता है और 373 वाली पीडीएफ मुझसे ले सकता है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। 373 क्वेश्चन के साथ में आपको 2021 की भी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी, 12 मंथ की ये, और 2022 के ये 7 मंथ आपको ये मिल जाएंगे। टोटल 19 मंथ की पीडीएफ आपको ओनली 70 रुपए में ये अवेलेबल हो रही है। आप मुझे ये पैसे भेज देना कोई भी एक माध्यम से जो मैंने आपको बताया, और यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पर वो स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। तो 19 मंथ में आपका जुलाई मंथ भी आ जाएगा, जो 51 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो भी उसमें ऐड होंगे, ठीक है, 19 मंथ में। तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, सेम एज इट इज मेरे चैनल के नाम से ही नाम मिल जाएगा और सेम लोगो भी मिल जाएगा, वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। क्विज वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं वहां पर डालता रहता हूं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की बेटी रीना भट्टी ने महज 70 घंटे में माउंट कांग यात्से लद्दाख में 6250 मीटर है और माउंट जोजंगो जो कि 6240 मीटर है, इन दोनों चोटियों को एक साथ फतेह किया है? किसने किया है? रीना भट्टी ने किया है। ये हरियाणा की पहली ऐसी पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने इन दोनों चोटियों को महज 70 घंटे में ये फतेह कर चुकी हैं। ये हिसार के श्यामलाल बाग की रहने वाली हैं। इनके पिता जो है वो ऑटो मार्केट में वर्कर हैं, ठीक है, और ये खुद जो है ये एक पैनासोनिक में एक मैनेजर के पद पर कार्य करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कौन है, इनके बारे में मैं आपको 2-3 बार एक क्वेश्चन के माध्यम से बता भी चुका हूं। ये है हिसार की डीसी प्रियंका सोनी, और एक अपराजिता नाम से 100 मिलियन स्माइल के नाम से एक कॉन्टेस्ट चलाया गया था अमर उजाला की तरफ से, उनकी तरफ से ये भेंट दी है 1 लाख रुपए की, किनको? रीना भट्टी को। और ये प्रियंका सोनी हमारे हिसार की डीसी इनको भेंट करते हुए 1 लाख रुपए की, यहां पर आप देख सकते हो। ये कहां की है? हिसार के श्यामलाल बाग की है। 2023 की बात करूं तो ये माउंट एवरेस्ट को भी फतेह करने वाली है 2023 में। मुझे उम्मीद है एक रिकॉर्ड के साथ ये फतेह करेंगी। इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उनको भी ये फतेह करके आ चुकी है, और काफी सारे नेशनल रिकॉर्ड्स भी हैं इनके पास, तो ये आप ध्यान में रखना, रीना भट्टी का नाम है। और इसके अलावा आप एक पंचकुला के रमन चंद्र सूद है, क्या नाम है इनका? रमन चंद्र सूद है, 70 वर्षीय हैं और सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं युनाम चोटी को फतेह करने वाले। युनाम चोटी लेह मनाली राजमार्ग पर ये चोटी है, लेह मनाली राजमार्ग पर, याद रखना। सबसे ज्यादा उम्रदराज के व्यक्ति बन गए हैं रमन चंद्र सूद, 70 वर्षीय, पंचकुला के रहने वाले हैं, युनाम चोटी को फतेह करने वाले। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हो, पीछे हम पढ़कर आए थे। एक हेयांश कुमार हैं जो कि गुरुग्राम के बाबरा बीकापुर से हैं। कहां से हैं? गुरुग्राम के बाबरा बीकापुर से हैं। ये बेस कैंप को फतेह करके आए हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप होता है ना, वहां पहुंचे हैं सबसे कम उम्र में। ये बने हैं कम उम्र के पर्वतारोही जो कि 3 साल 7 महीने में ये कारनामा करके दिखा दिया, लगभग 4 साल की उम्र है। गुरुग्राम के बाबरा बीकापुर गांव के रहने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री इन्हें सम्मानित करते हुए, इनको आप ध्यान में रखना, इनका नाम हेयांश कुमार है। इसके अलावा हमने पढ़ा था किलिमंजारो को 4 दिन में 2 बार फतेह किया था। किसने? नीतीश दहिया ने। नीतीश दहिया ने। ये आंसर भी मेंशन है जो कि सोनीपत
सोनीपत के मटिंडो गांव से है। कहां से है? मटिंडो गांव से है। माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है अभी हाल ही में। और नीतीश किस जिले के रहने वाले हैं? सोनीपत के रहने वाले हैं। और मटिंडो गांव है इनका। किलिमंजारो को 4 दिन में 2 बार भी फतेह कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिलेट करते मैंने इसमें डाल दिए थे, दोनों तीनों चारों आप याद रखना इन क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर यहाँ पर। हाल ही में किस जिले के उपलाना गांव को लिंगानुपात सुधार के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया है? उपलाना गांव है, किस डिस्ट्रिक्ट का गांव है? लिंगानुपात सुधार के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया है। ये करनाल का गांव है। कहां का है? करनाल का ये उपलाना गांव है। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको याद रखना। इसमें 1353 लड़कियां जो है 1000 लड़कों पर रही है, इसलिए इसको बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे गोरड़ गांव को भी। क्या नाम है? गोरड़ गांव। ये सोनीपत का है। इसमें 1470 लिंगानुपात रहा है। इनको भी बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है। इस गांव को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर यहां पर दिख रहा है। तो आप देख सकते हो उपलाना गांव करनाल का है, गोरड़ गांव जो है ये सोनीपत का है। इन दोनों को अभी हाल ही में बेस्ट विलेज अवार्ड दिया गया है लिंगानुपात के सुधार में। इसके अलावा पीछे जो पिछले साल जो हमें अवार्ड मिले थे, किस किस गांव को मिले थे हमारे हरियाणा में? सिरसा का जिला है एक, एक गांव है फग्गू गांव, इसको भी मिल चुका है। पानीपत का एक बूढ़श्याम गांव है, इसको भी मिल चुका है। करनाल का एक बाहरी गांव है, इसको भी मिल चुका है। फतेहाबाद का एक ढिंगसरा गांव है, इसको भी मिल चुका है। तो ये सारे के सारे आप अच्छे से ध्यान में रखना, इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं लिंगानुपात सुधार के लिए। हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला स्टेडियम बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। कहां पर? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल अलग से स्टेडियम बनाया जाएगा, तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। और अभी हमारे जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है उन्होंने दिल्ली टीम को हराया है। नेशनल जो क्रिकेट प्रतियोगिता होती है उसमें ये हरियाणा ने खिताब जीत लिया है। दिल्ली को ये T20 खिताब जीता है, याद रखना, दिल्ली को हरा करके। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर 3 दिसंबर को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाते हैं, तो याद रखना इस दिन दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री ने दिव्यांगता स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल को लॉन्च किया था। ये क्या काम करता है? इस पोर्टल के जरिए जो है दिव्यांगों को सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं, सभी प्रकार की जो जानकारी है, जो सभी प्रकार की स्कीम्स है, वो एक ही पोर्टल पर मिलती रहे, ऐसा कहना है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। और दिव्यांग डे पर यानी डिसेबिलिटी डे पर, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर यहां पर इन्होंने 3 दिसंबर को ये योजना को लॉन्च किया था, इस पोर्टल को लॉन्च किया था, दिव्यांग स्टेट कमीशन फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल। दिव्यांगों के लिए रोहतक में, याद रखना, रोहतक में यूआईडी कार्ड बनाने की पहल की थी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि रोहतक से पहल की थी दिव्यांगों के लिए स्पेशल एक आईडी प्रूफ बनाने के लिए, ये ध्यान में रखना। करनाल और अंबाला में दिव्यांगों की सुविधा के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किए जाएंगे? करनाल और अंबाला में स्पेशल दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी ये दिव्यांगों के जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, याद रखना। 6वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट, जिसको हम निफ्ट बोलते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये यहां पर स्थापित किया जा रहा है पंचकुला में। याद रखना, कहां पर? पंचकुला में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट को पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है, जहां पर 4 वर्षीय डिग्री कोर्स भी करवाया जाएगा, 4 वर्षीय जो है मास्टर डिग्री कोर्स भी करवाया जाएगा। 20% जो है वो हरियाणा वासियों के लिए आरक्षित सीटें रहेंगी। ये हमारा 17वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये आप ध्यान में रखना, पंचकुला में खुलने जा रहा है। फैशन टेक्सटाइल डिजाइन यहां पर कोर्स किए जाएंगे, जो कि डिग्री दी जाएगी। पैरेलल जो है ये प्रोडक्शन जो है, इसमें डिग्री दी जाएगी, फैशन टेक्नोलॉजी में, फैशन डिजाइन में, फैशन मैनेजमेंट में। और 1 साल और 6 महीने की अवधि के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो पंचकुला में ये निफ्ट खुलने जा रहा है, 17वां हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान होगा पंचकुला में। फिनलैंड के टम्परे में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में झज्जर जिले के एक खिड़का गांव है, वहां की डैश वर्षीय भगवानी देवी ने 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड मेडल जीता है जो बीच में आप देख सकते हो, और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कहां पर आयोजित हुई थी? फिनलैंड के टम्परे में आयोजित हुई थी मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि झज्जर जिले की, ये खिड़का गांव की है। ये आप देख सकते हो, भगवानी देवी इनका नाम है। 94 यानी 94 वर्ष की उम्र में ये कारनामा किया इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता 1 और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये आप देख सकते हो। इसी से रिलेट करता एक क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा था कि चरखी दादरी की एक निवासी है रामबाई, जो कि 105 साल की उम्र है इनकी। इन्होंने ये कारनामा किया कि गुजरात के वडोदरा में आयोजित हुई थी मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़ लगाई और 45.4 सेकंड में पूरा कर
गोल्ड मेडल जीता। तो ये कारनामा किन्होंने किया? रामबाई ने किया, चरखी दादरी से हैं, 105 साल की हैं, 100 मीटर की रेस 45.4 सेकंड में इन्होंने पूरा कर एक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। बहादुरगढ़ के एक प्रधान साहब है, क्या नाम है उनका? प्रधान साहब है, दिल्ली में खेलो मास्टर गेम्स हुए थे, उसमें 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। प्रधान साहब ने, बहादुरगढ़ की हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले की सौम्या का चयन मिस व्हील चेयर वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट के लिए हुआ है? ये कॉन्टेस्ट होना है मैक्सिको में। कहां पर? मिस व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होना है 2022 वाला, मैक्सिको में होना है। सौम्या का चयन हुआ है, ये पंचकुला की रहने वाली है, आप फोटो में देख सकते हो, पंचकुला की रहने वाली है, ये इस कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे। 30 देश यहां पर भाग लेने वाले हैं, यूक्रेन सहित आप देख सकते हो, है ना, 30 देश यहां पर भाग लेंगे और ये सौम्या पंचकुला से ये भाग लेंगे हमारे भारत से। और गुरुग्राम जिले की बहू है और पानीपत जिले की बेटी है प्रियंका जुनेजा, इसको भी हम पढ़कर आए हैं, बहुत बार पढ़ा है, जो जमैका में आयोजित हुई थी मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 का खिताब प्रियंका जुनेजा ने जीता है। मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता था? श्रुति चौटानी ने जीता था, जो कि हिसार से है। ये कहां से है? हिसार से है। मिसेज हरियाणा का खिताब जो जीता था जींद की यूमी चहल ने जीता था। फेस ऑफ द ईयर हरियाणा 2021 राधिका मंगल को मिला है, जो कि ये अभी हाल ही का क्वेश्चन था, रोहतक से राधिका मंगल है जिन्हें फेस ऑफ द ईयर हरियाणा 2021 का अवार्ड मिला है। ये आप देख सकते हो, ये सौम्या को भी आप ध्यान में रखना। हरियाणा के किस जिले में 19 जुलाई को 73वां वन महोत्सव मनाया गया? तो वन महोत्सव 19 जुलाई को मनाया गया हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में मनाया गया, आप पेपर की कटिंग में देख सकते हो। इससे पहले जो 72वां वन महोत्सव हमने मनाया था वो यमुनानगर में मनाया था 25 जुलाई 2021 को। अभी 19 जुलाई 2022 को हमने ये 73वां मनाया कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और डैश जिले के नीरज चोपड़ा, डैश जिले में नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा जेवलिंग थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये 6 से 7 अगस्त तक किया जाएगा। अभी जो आने वाली 6 से 7 अगस्त है, नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा जेवलिंग थ्रो प्रतियोगिता, ये नाम रखा गया इस प्रतियोगिता का नीरज चोपड़ा के नाम से। तो ये कहां पर करवाई जाएगी? करनाल के कर्ण स्टेडियम में। कहां पर? करनाल के कर्ण स्टेडियम में करवाई जाएगी 6 से 7 अगस्त तक, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके जो क्वेश्चन बनते हैं अभी हाल ही के, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। 88.13 मीटर का ये भाला फेंका था। फिनलैंड में आयोजित हुई थी पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर का तक का भाला फेंक उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल इसमें जीता था। और गोल्ड मेडल किसमें जीता था? हाल ही में फिनलैंड में कोरतानो खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 86.69 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपना गोल्ड मेडल भी यहां पर जीता। बेस्ट थ्रो तो इनका यही था ना, 89.30 वाला, जो कि राष्ट्रीय नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, ये वाला आप देख सकते हो। इसमें सिल्वर मेडल जीता था, जो कि कुरतानो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अभी हाल ही में क्या होगा कि 6 से 7 अगस्त तक के कर्ण स्टेडियम में, करनाल के कर्ण स्टेडियम में इनके नाम पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा, जो कि जेवलिंग थ्रो प्रतियोगिता होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो विशेष अनुदान योजना लागू की है ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर, और ये हमारा पहला राज्य बन गया है हरियाणा, भारत देश का। ये आपको ध्यान में रखना। ड्रैगन फ्रूट की खेती जो किसान करेगा उसे 1,20,000 प्रति एकड़ अनुदान राशि भी दी जाएगी, जिसमें पौधारोपण जो होगा उसमें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जाल प्रणाली की व्यवस्था जो होगी इस बाग को लगाने की, और उसमें 70,000 रुपए यहाँ पर अनुदान राशि हरियाणा सरकार दे रही है। तो ये आप ध्यान में रखना, टोटल 1,20,000 रुपए अनुदान राशि दे रही है। और ऐसी विशेष अनुदान योजना करने वाला लागू हमारा हरियाणा पहला राज्य बन गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिए नवाचार सूचकांक में इतने अंक मिले हैं, 16.35 अंक। और हमारा हरियाणा राज्य जो है भारत में पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर रहे, सॉरी कौन से, तीसरे स्थान पर रहे 16.35 अंकों के साथ में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में नवाचार सूचकांक में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारा हरियाणा टॉप शीर्ष राज्यों में रहा है। तो यहां पर देख लेना, टॉप शीर्ष 3 राज्यों में रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे
जो हमारा MSME जो मंत्रालय विभाग है, इसमें नेशनल अवार्ड जो मिला है वो तीसरे स्थान का मिला है। ये भी आप याद रखना, हरियाणा टॉप 3 में रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इसकी फुल फॉर्म होती है, ये हमारा एक मंत्रालय है। उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ पर हरियाणा को टॉप 3 में रखा है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि तीसरे स्थान पर हमारा रहा नवाचार सूचकांक में। दूसरा हमने पढ़ा जो कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी तीसरा स्थान रहा। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं MSME नेशनल अवार्ड जो हमें मिला है वो टॉप 3 में हमारे शीर्ष राज्य में रहा है। इसको भी आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? तो प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों में? कुरुक्षेत्र और करनाल में। किसमें? कुरुक्षेत्र और करनाल में। इससे पहले हम पीछे क्वेश्चन पढ़कर आए थे पिछली वीडियोस में, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 35,000 हरियाणा गवर्नमेंट सरकार देती है प्रोत्साहन राशि। देसी गायों की खरीद पर 25,000 रुपए हरियाणा सरकार देती है। 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती करने का और उसको बढ़ावा देने का लक्ष्य हमारे यहाँ पर रखा है। कितने हजार? 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जा रही है। तो ऑर्गेनिक मंडी जो बनाई जा रही है वो गुरुग्राम में बनाई जा रही है, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। जो कि प्रशिक्षण केंद्र हमारे यहाँ पर खोले जा रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, कुरुक्षेत्र और करनाल में ये खोले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर की खरीद पर हरियाणा जो है वो कितने प्रतिशत की टैक्स में छूट दे रहा है? तो टैक्स में छूट दे रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हो या फिर 3 व्हीलर खरीदते हो 100% की। कितने? 100% की हरियाणा छूट दे रहा है। ये अभी सुर्खियों में था तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को दे दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो खरीदार के लिए जो लाभ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो कि 15 से 40 लाख रुपए तक का व्हीकल आप खरीदते हो उसकी कीमत में इलेक्ट्रिक कार पर जो कि 15% की छूट और 6 लाख की छूट यहां पर दी जाती है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 3 लाख रुपए की छूट दी जाती है। इसके अलावा 40 से 70 लाख की कीमत की जो गाड़ी आप खरीदोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक कार पर 15% या 10 लाख की छूट यहां पर दी जाती है सरकार की तरफ से। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पर 100% की टैक्स में छूट दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार। ये मैंने क्वेश्चन इस पर डाला था। और निर्माता कंपनियों के लिए जो छूट देती है यहां पर ये आप एक बार नजर डाल सकते हो। 10 वर्षों के लिए स्टेट GST में 50% की छूट देती है। जो निर्माता कंपनी है जो इसका निर्माण करती है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का, उसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट देती है। 20 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट देती है। इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले संस्थान को 50% लागत का प्रावधान भी है यहाँ पर। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे अभी हाल ही में जो करंट में हमने पढ़ा था पीछे क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में, ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी पलवल में स्थापित की जाएगी। तो ये अभी जुलाई का ही क्वेश्चन है। पलवल में जो है बस जो है इलेक्ट्रिक बस बनाने की जो कंपनी है वो स्थापित की जाएगी पलवल में। ये पहली होगी हमारी बस बनाने वाली कंपनी पलवल में। हाल ही में केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन में 10वें स्थान पर है। राज्य इलेक्ट्रिक वाहन में 10वें स्थान पर है। 4 अगस्त को याद रखना, 4 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ पर पहला एक चार्जिंग स्टेशन खोला गया था पंचकूला से। चंडीगढ़ से पंचकूला में स्टेशन खोले गए। स्टार्टिंग में खोला गया 4 अगस्त 2021 को। इसके बाद में बात करता हूं यहाँ पर सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन जो है 86 सेक्टर में गुरुग्राम में 86 सेक्टर में 1000 गाड़ियों को चार्ज करेगा लगभग 24 घंटे में। तो आप आप ये ध्यान में रखना कि 86 सेक्टर में 1000 गाड़ियों को चार्ज करने वाला भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहां पर है? हमारे यहाँ पर गुरुग्राम में है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 1 जुलाई से। कब से लगाया गया है? 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें क्या होगा 19 तरह के प्लास्टिक आइटम और 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर बैन लगा दिया गया है। इस नियम का जो उल्लंघन करेगा उस पर 500 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना उस पर लग सकता है। तो 1 जुलाई से बैन हो गया है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा डैश ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। तो 1200 ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी पंचायत विभाग द्वारा, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कौन से पर्वतारोही का? रोहतास किलेरी का। इन्होंने किलिमंजारो को फतेह किया था। मार्च 2021 की बात है। तो मार्च 2021 में 24 घंटे बिताए थे जो दक्षिण
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, वहां पर अपना राष्ट्रगान, अपना तिरंगा फहराया, 24 घंटे वहां पर रहकर ये रिकॉर्ड बनाया, इसलिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कर लिया गया है। मलापुर हिसार से है, ये मलापुर गांव है हिसार का, वहां के रहने वाले हैं रोहतास खिलेरी। हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए खजूर की खेती करने पर प्रति एकड़ कितने रुपए अनुदान राशि दे रही है? खजूर की खेती करने पर प्रति एकड़ जो अनुदान राशि दे रही है वो 1,40,000 रुपए दे रही है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। ये याद रखना, प्रति एकड़ पर 1,40,000 रुपए दिए जाते हैं। और प्रति एकड़ पर हमने पढ़ा था ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 50,000 रुपए तो पौधारोपण के लिए और 70,000 रुपए इसमें जाल प्रणाली बिछाने के लिए, यानी उसकी व्यवस्था करने के लिए। तो 1,20,000 रुपए ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर, 1,40,000 रुपए दी जा रही है यहाँ पर खजूर की खेती करने पर, ये आप ध्यान में रखना। और अधिकतम 10 एकड़ पर ये राशि दी जाती है, 1 एकड़ पर 1,40,000 और अधिकतम आप 10 एकड़ पर ये राशि ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 से 18 सितंबर के 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन कहां करने का निर्णय लिया है? तो ये कनाडा के अलग अलग 3 जगहों पर होगा, 3 दिवसीय होगा, तीनों पर अलग अलग जगह पर होगा कनाडा में। 16 से 18 सितंबर आने वाली जो सितंबर है उसमें ये 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा में होने वाला है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था 2019 के मॉरिशस देश में हुआ था, यहां से शुरुआत हुई थी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की विदेश में करने के लिए। याद रखना 2019 में ही लंदन में मनाया गया था और 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये नहीं हुआ। अब ये तीनों दिन कनाडा के अलग अलग स्थानों पर आयोजन करवाया जाएगा इसका, ये आपको ध्यान में रखना। 16 से 18 सितंबर तक 3 दिवसीय होगा। हाल ही में गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्नति हुड्डा जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। यही उम्मीद की जा सकती है गोल्ड मेडल की ही इनसे, और ये काफी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, जो कि रोहतक की उन्नति हुड्डा है। हम क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं ये वाला। उन्नति हुड्डा ने उड़ीसा बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है और इतिहास रचा है, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और साथ में 75,000 की राशि को भी अपने नाम किया, $75,000 की राशि। और 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा जो है ये सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं, यानी सबसे कम उम्र की ये खिलाड़ी बन गई हैं। 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा 100 टूर्नामेंट जीतने वाली। उन्नति हुड्डा का एशियन टूर्नामेंट और उबेर कप के लिए भी चयन हुआ है। उबेर कप के लिए और एशिया टूर्नामेंट के लिए भी इनका चयन हो चुका है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में उन्नति हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता था। अभी खेलो इंडिया गेम्स भी हुए थे, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। पुरुषों में ये टूर्नामेंट किरण जॉर्ज ने जीता है, जो कि ये ओडिशा बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप हुई थी। इसमें जो पुरुषों ने जो खिताब जीता था वो किरण जॉर्ज ने जीता था, जो कि ये चेन्नई से है। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल आप ध्यान में रखना, गोवा में आयोजित हुई थी अभी हाल ही में ये राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। 21वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत में 2 पहिया साधनों के निर्माण में कितने प्रतिशत का हिस्सेदार है? तो 60% जो है मैन्युफैक्चर में हमारा 2 पहिया साधनों में ये पहले स्थान पर है हमारा हरियाणा। और 4 व्हीलर में जो कि गाड़ियों का जो निर्माण होता है, कारों का जो निर्माण होता है वो 50% होता है हमारे हरियाणा में, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा ने डैश को हराकर T20 दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर जीत ली है। तो दिल्ली को हराया है। एक क्वेश्चन के माध्यम से पीछे पढ़कर भी आए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि दिव्यांगों के लिए स्पेशल एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, कहां पर? गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं T20 दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता दिल्ली को हरा करके हरियाणा ने जीत ली है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री ने दिव्यांगता स्टेट कमीशन फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया था, इसको भी पढ़ा था। इसके जरिए जो सभी योजनाएं की जानकारी जो है इस पोर्टल पर दी जाएगी। और 3 दिसंबर को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाते हैं। दिव्यांगों के लिए रोहतक जिले में दिव्यांगों के UID कार्ड बनाने की पहल की थी रोहतक से, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर जारी कर दिया जाएगा ये दिव्यांगों के लिए अपना पर्सनल। ठीक है, और यहां पर जो करनाल और अंबाला में दिव्यांगों की सुविधा के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। करनाल और अंबाला में दिव्यांगों के लिए पुनर्वास स्थापित किए जाएंगे, ये हम पीछे पढ़कर आए थे ये क्वेश्चन। किस जिले की बेटी अंजलि ने CBSE बोर्ड में 10वीं कक्षा में 100% अंक हासिल करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 साल के लिए हर महीने 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। तो यहाँ पर हर महीने 20,000 रुपए दिए जाएंगे अंजलि को, जो कि CBSE बोर्ड में 100% अंक लेकर आई है 10वीं कक्षा में। तो 2 साल के लिए दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आप कहीं भी भारत में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी कॉलेज में, आपको वहां पर हम एडमिशन दिलाएंगे। तो अंजलि जो है ये महेंद्रगढ़ से है। कहां से है? महेंद्रगढ़
सुंदरगढ़ से हैं। याद रखना, ये सौगात मिली है, हर महीने 20,000 इन्हें दिए जाएंगे। और हम यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर 10वीं कक्षा में जो 500 में से 499 अंक प्राप्त किए थे वो अमीषा ने प्राप्त किए थे। किसने? अमीषा ने, जो कि कहां से है? ये भिवानी गांव, भिवानी के जिला है एक, इसरवाल गांव है वहां का, भिवानी का, वहां से है ये। तो आप इनका नाम ध्यान में रख सकते हो। अमीषा जो है ये इसरवाल गांव से है, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। 500 में से 499 अंक 10वीं में इन्होंने हासिल किए थे। 12वीं कक्षा में बात करूं तो 500 में से 498 अंक प्राप्त किए थे, जो कि निदाना गांव से है, जो कि पैतृक गांव है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का। और यहाँ पर रोहतक की बेटी है ये, निदाना जो है रोहतक का गांव है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इसका नाम है काजल। क्या नाम है? काजल ने 500 में से 498 अंक प्राप्त किए हैं, ये ध्यान में रखना। हरियाणा सरकार कितने एकड़ अधिकतम बाग लगाने पर 50% की अनुदान राशि दे रही है? तो 50% की अनुदान राशि दे रही है। 10 अधिकतम यानी 10 एकड़ पर आप ये राशि ले सकते हो, 50% की अनुदान राशि। और किस किस बाग पर कितने कितने यहाँ पर राशि मिल रही है, मैंने आपको 2 बागों के बारे में तो पीछे बढ़ाया ही था, लेकिन यहाँ पर आंवला पर पढ़ लीजिएगा 15,000 रुपए, नींबू के बाग पर यहाँ पर 12,000 रुपए, अमरूद के बाग पर यहाँ पर 11,500 रुपए, 50% की अनुदान राशि यहां पर देती है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार। इतना आपको ध्यान में रखना है। और अधिकतम 10 एकड़ पर देती है, ठीक है। ये चीजें आपको सब ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फरीदाबाद में स्थापित मां अमृतानंदमयी जो अस्पताल का उद्घाटन किया जाना है वो किसके द्वारा किया जाना है? और फरीदाबाद में ये उद्घाटन होगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, 2400 बेड का हॉस्पिटल है, अलग अलग चरणों में से जो उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। पहले जो इसका उद्घाटन अभी किया जा रहा है तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अभी हाल ही में जो न्यूज में था, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर इसका उद्घाटन करने आएंगे 24 अगस्त को। कब आएंगे? 24 अगस्त को आएंगे। मां अमृतानंदमयी अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल होगा। तो हरियाणा के किस जिले में दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना गुजरेगी? तो एक पेपर की कटिंग में मैंने देखा था कि दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन जो परियोजना है हमारे कैथल, जींद और रोहतक से होकर गुजरेगी। इसके अलावा मानेसर में इसका स्टेशन बनेगा। कहां पर? मानेसर और रेवाड़ी में। कहां पर? मानेसर और रेवाड़ी में इसका स्टेशन बनाया जाएगा हमारे हरियाणा में। और यहाँ इन जिलों से गुजरेगी दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, ये बुलेट ट्रेन होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NIRF द्वारा टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स रैंकिंग में PGI को डैश अंकों के साथ देश भर में टॉप 15 कॉलेज में शामिल किया है। टॉप 15 कॉलेज में हमारे रोहतक का PGI रहा है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने ये जारी की है एक रैंकिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स माध्यम से। तो आप देख सकते हो PGI जो हमारा रोहतक है इसको 74.98 अंक मिले हैं और टॉप 15 कॉलेज में हमारे यहाँ पर शामिल किया है। ये जो रैंक जारी करती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी की जाती है अलग अलग मानकों पर। जो हमारे टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स में रैंकिंग जो मिली है यहाँ पर 74.9 अंकों के साथ में वो टॉप 15 में रही है हमारे कॉलेज। ये इस कॉलेज का नाम हमारे जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनके नाम पर रखा गया था और इसको स्थापित किया गया था 1960 में। इतना आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2021 से जून 2022 तक के दौरान जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा उत्तर भारत में कौन से स्थान पर रहा है? उत्तर भारत में हरियाणा जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो छठे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है ये जीएसटी कलेक्शन करने में जून 2022 तक का। ये आप देख सकते हो उत्तर भारत में पहले स्थान पर रहा है। ये आप देख सकते हो जून 2021 की बात करूं तो 3801 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था और 6714 करोड़ रुपए का यहां पर जून 2022 में कलेक्शन हुआ है, जो कि 77% की यहां पर बढ़ोतरी की है हमारे हरियाणा ने। इसके साथ में जो हम क्वेश्चन पीछे पढ़कर आए थे लास्ट मंथ में, जो कि केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया था जीएसटी में, जिस राज्य को नुकसान हुआ था जीएसटी के मामले में, तो उसको मुआवजा दिया गया था, वितरित किया गया था 86,912 करोड़ रुपए का, जिसमें से हरियाणा को मिला था 1325 करोड़ रुपए। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है? ट्यूनीशिया में आयोजित हुई थी विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती में, तो सरिता मोर ने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता है इस टूर्नामेंट में। निशा और बिपाशा ने रजत पदक जीता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। सरिता मोर सोनीपत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है। ये आप याद रखना, सोनीपत की है ना, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की। सरिता मोर ने इसने गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के किस संस्थान को नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है? नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है भारतीय गेहूं जो अनुसंधान केंद्र को। किसको मिला है? नानाजी
देशमुख अवार्ड जो मिला है वो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान को, जिसे 1966 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है जिसे 1967-1969 में लगभग आसपास यहीं पर स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है जो 1985 में, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है ये 1985 में, सभी के सभी हिसार में है। कहां पर है ये? हिसार में है, याद रखना। नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र को मिला है। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला महर्षि वाल्मीकि आर्ष शोधपीठ स्थापित किया जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि आर्ष शोधपीठ जो है कैथल की महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, महर्षि वाल्मीकि आर्ष शोधपीठ के अंदर कैथल में किया जाएगा स्थापित। हरियाणा की किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? दादा लक्ष्मी मूवी को। कौन सी? दादा लक्ष्मी मूवी को, जो कि पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पर आधारित ये मूवी है। 1903 में इनका जन्म हुआ था सोनीपत में, ये आप ध्यान में रख सकते हो। इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है, इन्हें हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। काफी सारी इनकी रचनाएं हैं। दादा लक्ष्मी मूवी को अभी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, HAU यूनिवर्सिटी पराली प्रबंधन संबंधी तकनीकी ज्ञान के लिए देश डैश की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का सहयोग करेगा? तो पराली प्रबंधन संबंधी से तकनीकी ज्ञान देने के लिए जो HAU है वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का सहयोग करेगा। और ये कहां पर है? नेपाल की यूनिवर्सिटी है। कहां की है? नेपाल की यूनिवर्सिटी है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में यादवेंद्र गार्डन में 29वें 3 दिवसीय मैंगो मेले का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो 29वें 3 दिवसीय मैंगो मेले का आयोजन जो है ये 8 जुलाई से 10 जुलाई तक चला था। कब? 8 से 10 जुलाई तक। कहां पर? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में। आप सभी को पता होगा ये 29वां 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल था। ये आपको ध्यान में रखना है, 8 जुलाई से 10 जुलाई तक ये चला था। हरियाणा सरकार ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाई खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने रुपए की सहायता देने का फैसला किया है? तो 2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में मिल जाएंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया है। 43 खिलाड़ियों ने यहां पर क्वालिफाई किया है, जिसमें 26 हमारी महिला खिलाड़ी हैं, जिसका जो इसकी शुरुआत जो है वो 28 जुलाई से हो चुकी है और 8 अगस्त तक ये गेम्स चलने हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं जुलाई से ही राष्ट्रमंडल खेलों से, लेकिन उसमें मैंने ये ऐड नहीं किया है। ये जब फिनिश हो जाएगा 8 अगस्त को, तो हम अगस्त वाले महीने में सभी क्वेश्चन को राष्ट्रमंडल खेलों में जितने भी गोल्ड मेडल आए हैं, जितने भी हमारे ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल आए हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो 2.5 लाख रुपए एक बार स्टार्टिंग में दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो प्रतिभागी खिलाड़ी होंगे जिन्होंने कोई भी मेडल नहीं भी जीता होगा तो उन्हें 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो ये आप ध्यान में रखना। जैसे 5 लाख रुपए हमारे ओलंपिक में मिलते थे शुरू में, और बाद में 15 लाख रुपए यहां पर दिए जाते थे हर एक प्रतिभागी खिलाड़ियों को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 39वां नंबर। हाल ही में डैश की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है। हरियाणा की पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है निशा सोलंकी, जो कि HAU की छात्रा है, M.Tech की छात्रा है, और ये PhD करना चाहती है ड्रोन रिसर्च में। अभी ये M.Tech की छात्रा है। निशा सोलंकी को काफी जॉब के ऑफर आए थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। ये कहती है कि मैं अभी PhD करना चाहती हूं ड्रोन रिसर्च पर। तो HAU की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है। ड्रोन से संबंधित और भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किसानों और युवाओं को ड्रोन के पायलट का प्रशिक्षण देने के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनी है। तो ड्रोन के पायलट का प्रशिक्षण देने के लिए पहली यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में जो है, एक किसानों और युवाओं को, जो विद्यार्थियों को है, ये ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हिसार में बनाया जाएगा। तो कहां पर ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा? हिसार में। हाल ही में करनाल में ड्रोन इमर्जिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्य का, यहां पर ये दृश्य जो है ये वाई आएगा यहां पर, ठीक है, तो वाई आएगा। तो दृश्य का गठन किया गया था। कहां पर? करनाल में किया गया था। एक टीम का गठन किया गया है जो कि जो ड्रोन से संबंधित जो कार्य है उनकी देखरेख करेगा। ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नारनौल शहर में एरो स्पोर्ट्स और स्काई डाइविंग का संचालन महेंद्रगढ़ में पायलट कोर्स की शुरुआत की गई है। देखो, एक नारनौल में शहर में एक एरो स्पोर्ट्स स्काई डाइविंग का संचालन किया गया था, और वहीं नारनौल महेंद्रगढ़ में जो है पायलट कोर्स की भी शुरुआत की गई थी। इन दोनों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना है ना। तो दृश्य वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसे हमारे भूमि मैपिंग को सरलता बनाने के लिए, जैसे हमारे जो अवैध खनन हो रहा है वहां पर नजर रखने के लिए, या फिर कोई आपदा आ गई है तो उस पर निरीक्षण करने के लिए, तो एक जो टीम का गठन किया गया है जो कि ड्रोन संबंधित कार्यों का यहाँ पर देखरेख करेगी। दृश्य जो टीम है उसका गठन किया गया था करनाल में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर हमारे यहाँ पर। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शतोद्यमी
सारथी योजना, ये मार्च का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? मार्च महीने का क्वेश्चन है, ये रह गया था, इसमें मैंने ऐड कर दिया। शतोद्यमी सारथी योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये परिवारों के लिए, किसके लिए? परिवार के लिए ये शुरू की गई है शतोद्यमी सारथी योजना। 5 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। योजना के तहत क्या होगा कि समाज में 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के ऊपर लगाया जाएगा। ये क्यों लगाया जाएगा सारथी? तो ये बीपीएल परिवार जो है उनको एपीएल श्रेणी में लाना, यानी गरीब से इनको थोड़ा सा इनकी आमदनी बढ़ाने में, वार्षिक आय बढ़ाने में इनकी सहायता करना। कुछ कई जो हमारे हरियाणा में नई योजनाएं जो चल रही हैं उनकी जानकारी देना, या किसी और प्रकार की जानकारी जो इन्हें ये लाभ दे सकती हैं। तो इस तरह का जो काम करने के लिए 5 अनुभवी व्यक्तियों को 100 परिवारों के ऊपर एक सारथी लगाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम शतोद्यमी सारथी रखा गया है। 15 लाख परिवारों का यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने लक्ष्य रखा है। 41वां नंबर है हमारा यहाँ पर। हरियाणा सरकार किसानों के लिए कौन सी परिषद का गठन करेगी? तो कृषि सलाहकार परिषद का गठन करेगी हरियाणा सरकार, जो कि किसानों को यह मदद करेगा सलाह देने में परिषद। तो आप ध्यान में रखना, कृषि सलाहकार परिषद जो है किसानों के लिए ये गठित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी बचाने के लिए जल संसाधनों पर हरियाणा सरकार किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? तो इजराइल के साथ मिलकर के जल संसाधनों पर, जल प्रबंधन पर काम करेगा इजराइल देश हरियाणा के साथ में। तो आईटी आधारित पर्यावरण के अनुकूलन जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सुजल प्रणाली भी ये ऑलरेडी वर्क कर रही है। पिछले महीने मैंने आपको पढ़ाया था आईटी आधारित और पर्यावरण से अनुकूल जल प्रबंधन प्रणाली जो है सुजल, ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। ये याद रखना, जैसे कि घरों में पानी को बचाना है या सुनियोजित आपूर्ति यहाँ करनी है, जैसे सिंचाई में जल की आपूर्ति करनी है, तो किसी भी तरह से हम पानी बचा सकते हैं, तो उस पर यह वर्क करेगी सुजल प्रणाली। और साथ में इजराइल देश के साथ जल संसाधन प्रणाली पर भी वर्क करेगा, प्रबंधन पर काम करेगा ये इजराइल देश हमारे हरियाणा के साथ में। हाल ही में पंचकुला जिले में 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना की भी शुरुआत की गई है। पंचकुला से की गई है 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी योजना। मेवात में जल बांध सुरक्षा के लिए एक पाटखोरी गांव में पाटखोरी परियोजना भी चलाई गई थी, फरवरी माह का ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर है, हरियाणा डैश देश के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। हिसार में करेगा ब्राजील की सहायता से। ब्राजील की सहायता से हिसार जिले में इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी पशुओं की नस्लों के विकास के लिए। ये इतना आप याद में रखना। इसके अलावा हिसार में इंडो इजराइल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग स्थापित के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक सजावटी मछली हैचरी उत्कृष्टता केंद्र जो है हरियाणा के झज्जर जिले के तलाव गांव में बनाया जाएगा। झज्जर जिले के तलाव गांव में बनाया जाएगा अत्याधुनिक सजावटी मछली हैचरी का एक उत्कृष्टता केंद्र। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि नए जो है मैंने आपको पढ़ाया अभी हाल ही के, और साथ में जो पुराने भी हैं उनको भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो भिवानी के गरवा गांव के में झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क और उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जाएगा। गरवा गांव कहां का है? भिवानी का है। तो यहां पर झींगा मछली के लिए स्पेशल एक्वा पार्क व उत्कृष्टता केंद्र यहां पर बनाया जाएगा। फल उत्कृष्टता केंद्र मझियाना जो सिरसा में ये जो परियोजना है ये 21 मई 2008 को स्थापित की गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। करनाल के घरौंडा में 17 जनवरी 2011 को सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित है। तो कहां पर? 17 जनवरी 2011 को एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी करनाल के घरौंडा में। और फूल उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में, फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? झज्जर में है। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र जो है ये रामनगर कुरुक्षेत्र में है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र जो है ये गिगनाव भिवानी में है, इंडो इजराइल वाला। और ये करनाल घरौंडा वाला है ना, ये भी इंडो इजराइल वाला है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में एनडीआरएफ द्वारा दूसरा रीजनल सेंटर बनाया जाएगा? तो दूसरा रीजनल सेंटर बनाया जाएगा एनडीआरएफ द्वारा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। अतुल करवाल जो है इसके अभी हाल ही में प्रमुख हैं। तो एनडीआरएफ का दूसरा रीजनल सेंटर हमारे कहां पर बनाया जाएगा? रोहतक में। पहला कहां पर? हिसार के बाडोपट्टी में प्रस्तावित है। हमारे यहाँ पर हिसार में बाडोपट्टी गांव जो है यहाँ पर प्रस्तावित है पंचायती भूमि पर। दूसरा जो है ये बनाया जाएगा रोहतक में बनाया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर सर्विसेज जो आती थी रीजनल सेंटर से, वो गाजियाबाद से और भटिंडा से आती थी, काफी दूर रहता था।
तो हमारे हरियाणा में भी इसे स्थापित किया जा रहा है, तो ध्यान में रखना। हरियाणा सरकार ने कितने जिलों को एनसीआर क्षेत्र के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है? तो एनसीआर क्षेत्र से बाहर करने का जो निर्णय लिया है वो 5 जिलों का लिया है ना। तो नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे हमारे 5 जिले। कौन कौन से? करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी। पहले 14 जिले आते थे, अब 9 जिले आएंगे। याद रखना, पहले जो है वो 50% एरिया कवर होता था एनसीआर क्षेत्र का हमारे हरियाणा से, अब 27.77 का एरिया कवर होगा। इतना आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनसीआर में हमारे कितने जिले आते हैं, एनसीआर में हमारा कितना प्रतिशत का एरिया आता है। तो पहले 57% था, अब 27.77 आएगा, जो कि 5 जिले घट गए हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत की एक मतलोडा तहसील को भी यहां बाहर रखा जाएगा, और महम तहसील जो है रोहतक की, इसको भी बाहर रखा जाएगा। ये आप ध्यान में रखना। और एरिया वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए, 12,280 वर्ग किलोमीटर के एरिया में एनसीआर क्षेत्र हमारे हरियाणा में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये मैप हालांकि है तो पुराना, यहां पर आप देख सकते हो करनाल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ये तो बाहर हुए हैं। साथ में यहाँ रोहतक की महम तहसील और पानीपत की मतलोडा तहसील जो है, इसको भी बाहर रखा गया है ना। एनसीआर क्षेत्र होता क्या है? जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया हाईलाइट्स कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में आवागमन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो ट्रैफिक जैम रहता है, प्रदूषण रहता है, दिल्ली की जनता को यहाँ पर आवासीय प्रॉब्लम होती है या पानी की जो प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम है, इसको बोझ को कम करने के लिए कुछ एरिया को हाईलाइट किया गया हमारी सरकार द्वारा। उनको जो एरिया को हाईलाइट किया गया उसको हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यहाँ पर शामिल किया गया है। ये होता है एनसीआर, है ना। तो यहाँ पर 69 अमेंडमेंट हुआ था, जो कि संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। इसके तहत ये एनसीआर क्षेत्र घोषित किया गया था। इससे पहले 1985 में एक बोर्ड की स्थापना की गई थी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की, जो कि इसी पर यह कार्य कर रही थी। इसमें जो एरिया हाईलाइट किया गया था इसी प्लानिंग बोर्ड के तहत किया गया था। तो यहाँ पर आपको ये सब डिटेल में अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये सब अब जिले बाहर हो गए हैं हमारे हरियाणा से। हरियाणा की किस संस्था ने गर्भाधान कराने में सहायता के लिए एक महिषी मित्र ऐप लॉन्च किया है? महिषी मित्र के नाम से ऐप लॉन्च किया है, जो कि गर्भाधान कराने में सहायता करेगा। एनडीआरआई ने। किसने? एनडीआरआई ने, है ना। जो पशुपालकों के लिए एक लाभकारी ऐप यहां पर साबित होगा एनडीआरआई द्वारा, जो कि महिषी मित्र के नाम से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो एनडीआरआई ने हाल ही में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पहल की शुरुआत की है, जिससे गाय के गोबर से धार्मिक मूर्तियां और उनके जो अनेक प्रकार की जो कलाकृतियां बनाई जाएंगी, ये भी आप ध्यान में रखना। जो एनडीआरआई ने हाल ही में एक पहल की शुरुआत की है, उसका नाम है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इस पहल से गाय के गोबर से अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जाएंगी। एनडीआरआई में हाल ही में एक ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय मंत्री द्वारा। एनडीआरआई में हाल ही में मुर्रा भैंस को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए एनडीआरआई जलवायु सेवाएं नामक ऐप लॉन्च किया है। तो एक और ऐप लॉन्च किया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जलवायु सेवाओं के नाम से, जो कि मुर्रा भैंस के जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ दूध कम हो जाता है या अन्य रोग लग जाता है या किसी प्रकार की खाने पीने की कमी हो जाती है, तो उसकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी एनडीआरआई जलवायु सेवाओं के माध्यम से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एनडीआरआई ने 2 क्लोन त्यार विकसित किए हैं, यानी एक गणतंत्र के नाम से और एक कर्णिका के नाम से। आप ध्यान में रख लेना, कर्णिका जो है कर्ण के नाम से और गणतंत्र जो है 26 जनवरी को पैदा हुआ था, इसलिए इनका ये नाम रखा गया है। 2 क्लोन एनडीआरआई ने विकसित किए हैं। इसके अलावा एनडीआरआई से क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी हाल ही में एचएस का जो एग्जाम हुआ था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पर, जो कि 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया था और 1955 में यहां करनाल हमारे हरियाणा में इसको स्थापित किया गया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में संरक्षित खेती करने पर कितने रुपए अनुदान राशि दी जाती है? संरक्षित खेती यानी जो है सेफ खेती जो करने पर यहाँ पर 10 से 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है, जो कि एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स इकाइयां इसमें शामिल की गई हैं। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पर छप्पर से लगा दिए जाते हैं, जो टेंट से लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार की जो खेती होती है, एक बागवानी खेती होती है या फिर अन्य प्रकार की जो खेती जिसको एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स बोल देते हैं, इस प्रकार की खेती करने पर हरियाणा सरकार 10 से 50 लाख रुपए की अनुदान राशि यहाँ पर देती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय संसद में आमंत्रित किया है? ये व्यक्ति काफी चर्चित हैं और अभी जुलाई में भी ये चर्चित रहे थे, इसलिए मैंने इनको ले लिया है, सुनील जागलान को। ये पॉइंट आप नोट करना कि इनकी फिल्म सनराइज जो है इनके जीवन पर आधारित मूवी है, इसको दुबई एक्सपो के लिए चुन लिया गया है। दुबई एक्सपो के लिए इनकी जो फिल्म सनराइज इनके जीवन पर आधारित है, इनको चुना गया है अभी हाल ही में। और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय संसद में आमंत्रित किया था सुनील जागलान को। ये 2015 से अच्छी खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो कि इन्होंने मेवात में एक अभियान चलाया था, बेटियों के नाम नेम प्लेट। जो घर के बाहर नेम प्लेट लगती है वो अक्सर हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे माता पिता के नाम पर लगती है, जो कि 2015 में अभियान चलाया, बेटियों के नाम नेम प्लेट इन्होंने लगवाई। मेवात से इसकी शुरुआत की थी सुनील जागलान ने। काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ये समाज के लिए। तो काफी दिन पहले से भी ये चर्चित थे, लेकिन 2015 से काफी सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा जो ये दो अभियान इन्होंने चलाए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बेटियों के नाम नेम प्लेट, और एक अभियान जो पीरियड चार्ट, जो महिलाओं में समस्या होती है पीरियड से संबंधित, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान ये भी चलाया था। इन दोनों अभियानों के लिए नेपाल का एक टेवा संगठन है, वहां पर इसको आमंत्रित किया गया था सुनील जागलान को। ये भी आप ध्यान में रखना। बीबीपुर जींद के ये पूर्व सरपंच रह चुके हैं, गांव है बीबीपुर यहाँ का जींद का, ये पूर्व सरपंच यहाँ पर रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में सुर्खियों में थे, द गार्जियन नाम से एक न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर है द गार्जियन, उसमें कुप्रथाओं से लड़ने वाला मिशन मैन के रूप में भी इन्हें प्रकाशित किया गया था सुनील जागलान को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 12 से 14 जनवरी तक नेपाल का एक टेवा संगठन है, उसने एक अभियान चलाया था, 12 से 14 जनवरी तक आमंत्रित किया था 2 अभियानों के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। सुनील मेवात से बेटियों के नाम नेम प्लेट अभियान, ये मैंने आपको बताया। सेल्फी विद डॉटर अभियान जो कि 2015 से शुरू हुआ था। सेल्फी विद डॉटर ब्रांड एम्बेसडर अवनी अग्रवाल जो है ये करनाल से हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, सेल्फी विद डॉटर ब्रांड एम्बेसडर। और 9 जून 2015 से सेल्फी विद डॉटर दिवस भी हम मनाते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, 9 जून को हम सेल्फी विद डॉटर दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत 9 जून 2015 से की थी। और एक हाल ही में अभी सेल्फी अगेंस्ट डोरी अभियान भी इन्होंने चलाया था पिछले साल 9 दिसंबर 2021 में। सेल्फी अगेंस्ट डोरी अभियान जो है कुप्रथाओं से लड़ने के लिए, दहेज की कुप्रथाओं से, इसलिए इन्होंने ये अभियान चलाया था, सेल्फी अगेंस्ट डोरी अभियान। ये सब आप सुनील जागलान के बारे में अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश जिले की बेटी दिव्या ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। अभी जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुई थी ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में दिव्या ने गोल्ड मेडल जीता है। ये भिवानी की बेटी है। कहां की है? भिवानी की है। इसके अलावा जो हिसार के 7 रोड कला के जो रहने वाले हैं अतुल ने अंडर 15 में ये गोल्ड मेडल जीता है इसी प्रतियोगिता में। कलायत के लवनीत पातलान जो है ये आगरा में आयोजित हुई थी इंटरनेशनल जूडो कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान जो कि इसकी राजधानी है, यहां पर आयोजित हुई थी IBSA की ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले मुकेश रानी और भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो बन गई हैं, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित हुई थी ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली मुकेश रानी भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। 50वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंडल में राज्य का पहला जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा? तो किस मंडल में? रोहतक मंडल में। कहां पर? रोहतक मंडल में, जो कि ये आप ध्यान में रखना। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? भिवानी आता है, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर और खुद रोहतक, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में हांसी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऐप को, हांसी पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन ऐप है भारत में, इसको 3रा स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा पुलिस ने हाल ही में एक ई श्रद्धांजलि पोर्टल को भी लॉन्च किया था हरियाणा पुलिस ने, ये भी आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर, हरियाणा के किस जिले में पुलिस से संबंधित स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत की है? स्मार्ट ई बीट सिस्टम जो होगा ये पुलिस से संबंधित है, जो कि गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की गई है। हमारे मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने इन 119 मोटरसाइकिल राइडर्स को हरी झंडी दिखाई है, जो कि एक टीम होगी जो जन सेवा के लिए काम करेगी, जो कि जो समस्याएं जो होंगी वहां पर अच्छे से टाइम पर रीच किया जा सके। मोटरसाइकिल राइडर्स की एक टीम को गठित किया, इसको हरी झंडी दिखाई हमारे मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से। आप देख सकते हो 25 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत
पुलिस आयुक्त कार्यालय से। पुलिस आयुक्त कार्यालय, पुलिस आयुक्त जो है हमारी महिला पुलिस आयुक्त जो है हमारी हरियाणा की पहली, वो भी गुरुग्राम से है, कला रामचंद्रन, वो भी वहां पर मौजूद थी इस मोटरसाइकिल राइडर्स को हरी झंडी दिखाने में। तो आप याद रखना गुरुग्राम इसका राइट आंसर होगा। स्मार्ट ई बीट सिस्टम इसका नाम है। तो ये थे हमारे 51 क्वेश्चन। अगर आपको इसकी पीडीएफ खरीदनी है तो 20 रुपए मुझे आप 9468175075 इस सेपरेट जो पीडीएफ को है जुलाई वाली को आप परचेज कर सकते हो मेरे इस नंबर पर। पहले जैसे आप जिस माध्यम से पेमेंट करते आ रहे हो उसी से ही आप पेमेंट कर देना, 20 रुपए आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो बाकी पीडीएफ के लिए आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डिटेल सारी भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे 51 क्वेश्चन कैसे लगे आपको लाइक करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।